अब भारत वो देश है जो दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जिसका जहाज हर समुद्र में लहरें काटता है और जिसका व्यापार अब किसी की मर्जी का मोहताज नहीं। आखिर क्या कुछ देखने को मिला है एग्जैक्टली, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में समझा रहे हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि आपके लिए भले ही 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब जरा मुद्दे पर वापस आते हैं। यूरोपीय यूनियन का आरोप यह है कि भारत की इस कंपनी इंटरशिपिंग सर्विसेज हब प्राइवेट लिमिटेड ने एक क्रूड ऑयल टैंकर को टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, जो कि रूस का तेल लेकर जा रहा था, और इसीलिए इसे यूरोपीय यूनियन के रूसी तेल प्रतिबंध नियमों का उल्लंघन मानते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ यूरोपीय यूनियन की चाल समझिए। इस क्रूड ऑयल टैंकर का नाम था आर्जेंट ब्लूम, और इसी जहाज के कप्तान थे हमारे देश के नागरिक अभिनव कमल। यूरोपीय यूनियन ने दावा किया है कि यह टैंकर शैडो फ्लीट का हिस्सा था, यानी वो जहाज जो रूस से तेल लेकर गुप्त तरीके से उसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब सोचिए साथियों, जहां अमेरिका और यूरोप खुद सालों तक रूस से सस्ता तेल लेकर अपने भंडार भरते रहे, वहीं आज जब भारत रूस से तेल खरीदे तो उसे साजिशकर्ता, नियम तोड़ने वाला और अब प्रतिबंधित बताया जा रहा है। क्या यही है अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता? और सबसे बड़ी बात, यूरोपीय यूनियन के ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत नहीं है, ये एक तरफा यानी यूनिलैटरल है। भारत ने हमेशा ऐसे प्रतिबंधों को मानने से इनकार किया है, तो फिर आज भारत के एक ईमानदार अफसर और एक रजिस्टर्ड कंपनी को सजा देना, क्या यह सीधा सीधा राजनीतिक दबाव नहीं है? लेकिन खेल अभी बाकी है। इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि शैडो फ्लीट असल में है क्या, क्यों यूरोपीय यूनियन को भारत की शिपिंग ताकत से डर लगने लगा है, और भारत ने ऐसे मामलों में पहले कैसे दिया है करारा जवाब, खासकर नायरा एनर्जी जैसे केस में। देखिए साथियों, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन तो लगा दिए, लेकिन असली कहानी छुपाई जा रही है, क्योंकि इसमें जो शब्द बार बार आ रहा है वो है शैडो फ्लीट। अब सवाल ये है, शैडो फ्लीट आखिर है क्या? दरअसल जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और यूरोप ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया, तो रूस ने एक नई रणनीति अपनाई, जो थी गुप्त जहाजों का नेटवर्क बनाना, जो बिना ट्रैकिंग के, बिना दस्तावेजों के तेल को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा सकें। इस नेटवर्क को ही शैडो फ्लीट कहा गया। और आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि आज लगभग 600 से ज्यादा टैंकर इस गुप्त बेड़े का हिस्सा हैं, जो रूस से तेल लाकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले जाते हैं, और वो भी गोपनीय तरीके से। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस के कुल तेल निर्यात का 35% हिस्सा अब शैडो फ्लीट के जरिए भेजा जा रहा है। इनमें से कई जहाज शिप टू शिप ट्रांसफर करते हैं, यानी समुद्र में ही एक जहाज से दूसरे में तेल डाला जाता है, और AIS यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद करके ये जहाज खुद को रडार से गायब कर लेते हैं। अब यहां पर यूरोप की चिंता बढ़ती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को शक है कि इस शैडो फ्लीट को लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ भारतीय और UAE आधारित कंपनियां दे रही हैं। यानी भले ही जहाज भारत का ना हो, लेकिन इंश्योरेंस भारत में, क्रू भारत से और सप्लाई भारत से दी जा रही हो। बस यही बात पकड़कर अब यूरोपीय यूनियन ने भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब ध्यान दीजिए, जिस जहाज आर्जेंट ब्लूम को लेकर इतना बवाल हो रहा है, वो रूस से सस्ता तेल लेकर आया था और शिप टू शिप ट्रांसफर कर रहा था। यूरोपियन यूनियन को शक है कि ये शैडो फ्लीट का हिस्सा है, और इसमें भारतीय कैप्टन ने जानबूझकर सहयोग किया। बस इसी बहाने उन्होंने अभिनव कमल पर सीधा सैंक्शन जड़ दिया। अब ये सब हुआ तो एक बात और याद कीजिए, कुछ दिन पहले जब नायरा एनर्जी ने रूस से तेल लेकर यूरोप भेजा था, तब भी यूरोपीय देशों ने नेफ्था टैंकर को वापस लौटा दिया था। लेकिन तब क्या हुआ था कि नायरा एनर्जी ने पलटकर साफ कह दिया था, पहले पेमेंट भरो फिर बात करना। यानी भारत की कंपनियां अब पीछे हटने वाली नहीं हैं। अब यहां सोचिए, यूरोपियन यूनियन ने अभी सिर्फ एक कैप्टन और एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है, लेकिन क्या आगे चलकर और भारतीयों को टारगेट किया जाएगा? क्या अब भारत की समुद्री ताकत को दबाने की साजिश चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह शैडो फ्लीट का बहाना है या भारत की तेजी से बढ़ती ताकत का डर? अब आप पूछेंगे कि क्या भारत इस बार चुप रहेगा? क्या हम अपने नागरिक और कंपनियों के खिलाफ लग रहे बेबुनियाद आरोपों को यूं ही स्वीकार कर लेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत की विदेश नीति अब किसी की कठपुतली नहीं है। भारत ने साफ कह दिया है, हम सिर्फ UN द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मानते हैं, ना कि किसी गुट विशेष द्वारा थोपे गए निजी नियमों को। और विदेश मंत्रालय का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है,
कि भारतीय कंपनियां और नागरिक अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं। यूरोपियन यूनियन जैसे क्षेत्रीय गुटों के एक तरफा सैंक्शंस को हम वैलिड नहीं मानते, यानी सीधा संकेत। अभिनव कमल का मामला भारत के लिए सिर्फ एक नागरिक का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारी सार्वभौमिकता और व्यापारिक स्वतंत्रता का सवाल बन चुका है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस पूरे विवाद में एक चीज जो गौर करने वाली है वो ये कि भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं रहा, बल्कि वो अब एक प्लेयर बन चुका है। जैसे नायरा एनर्जी रूस से सीधे खरीद कर रिफाइनिंग कर रही है, जैसे इंडियन ऑयल दुनिया भर में क्रूड डील निगोशिएट करती है, वैसे ही शिपिंग में भी अब भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। और यही बात यूरोप और अमेरिका को खटक रही है। कुछ आंकड़े देखिए। 2023 में भारत ने रूस से लगभग 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया, जो कि युद्ध से पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। भारत अब रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है और इसी कारण यूरोप की रिफाइनरी मार्केट में भारत का रिफाइंड प्रोडक्ट घुस रहा है। यानी बात सिर्फ शिपिंग की नहीं है, बल्कि बात है वर्चस्व की, डोमिनेंस की और खेल में बराबरी की बात है। और अब जो नई बात सामने आ रही है वो ये कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और यूके से मिलकर एक सेकेंडरी सैंक्शन फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो देश उनके प्रतिबंधों को नहीं मानते उन पर भी दबाव बनाया जाएगा। अब जरा सोचिए, ये दबाव किसी छोटे देश पर नहीं, भारत पर डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन भारत अब 2025 में है। डिजिटल पावर, एनर्जी पावर और डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की ओर तेजी से बढ़ता हुआ भारत, जिसने दुनिया को दिखाया है कि हम अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं और किसी के सामने झुकना नहीं आता। अभिनव कमल जैसे अफसर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो आज भारत की समुद्री ताकत, प्रतिष्ठा और वैश्विक आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। और यदि उन पर कोई भी उंगली उठेगी तो भारत उसका जवाब देगा, वो भी तथ्यों से, ताकत से और ठोस नीति से। अब बात आपके हाथ में है दोस्तों। अगर आप मानते हैं कि भारत को अब और मजबूती से अपनी शिपिंग, एनर्जी और इंटरनेशनल पॉलिसी को दुनिया के सामने रखना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, भारत अब चुप नहीं बैठेगा।